सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल हाइक्स। लास्ट टाइम मैं आया था तो मैंने आपको क्या किए थे, एमसीक्यूज बताए थे। इस बार मैं बताने वाला हूँ दैट इज 10th स्टैंडर्ड के 10th बोर्ड में, ठीक है, जो तुम्हारा मेन बोर्ड का पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें क्या है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को और प्रीवियस ट्रेंड्स को और जो सीबीएसई तुम्हारा सैंपल पेपर निकालता है उससे क्या किया है, हमने क्या किया, टॉप 10 बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। उसके मार्किंग स्कीम को देखेंगे कि कितना लिखने पे कितना मार्क्स मिलता है, ठीक है, किसमें क्या क्या मार्क्स मिलता है। किसी किसी में लिखा होता है डायग्राम बनाने का, तो डायग्राम का स्पेसिफिक मार्क्स होता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बनाते नहीं, वो सोचते हैं हम पूरा एक पेज लिखेंगे, नहीं मिलते मार्क्स। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लिखते हैं, मार्क्स नहीं मिलते। कई बार बच्चे क्या होते हैं, बहुत कम लिखते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इस बार, ठीक है, बोर्ड में। ठीक है, बायोलॉजी के, स्पेसिफिकली बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड में आ सकते हैं, और उसके मार्किंग स्कीम के साथ देखेंगे, दैट इज उनमें क्या मार्किंग स्कीम होता है और क्या लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बस दो चीजें पूछी हैं, एक है एक्सप्लेन करना है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को, और दूसरा क्या है, बैलेंस करना है। सबसे पहले जो तुम इसमें काम करोगे, सबसे पहला काम जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा इसके डेफिनेशन को लिखना। Photosynthesis is a process by which green plants prepare their own food using sunlight, carbon dioxide and water। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तुम लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करोगे। इसके साथ ही क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें, इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है दैट इज 6CO2 प्लस H2O गिव्स क्या, सनलाइट। यहाँ पे क्या रहेगी, सनलाइट। समझ आ रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, C6H12O6। समझ में आ रहा है, प्लस 6O2। समझ में आ रहा है, तो ये एक प्रॉपर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या करना है, आपको लिखना है। इसको अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन इक्वेशन बैलेंस तो है ना। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है, और बैलेंस करके लिख के आपको तभी मार्क्स मिलेगा। ये यहाँ पे रहा मार्किंग स्कीम। यहाँ पे टोटल मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए कितने हैं, 2 मार्क्स है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक मार्क्स आपको किसके लिए मिलेगा, एक मार्क्स आपको मिलेगा इसके डेफिनेशन के लिए, और एक मार्क्स मिलेगा दैट इज आपके इक्वेशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ भी करने वाले हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। अब अभी आपने इक्वेशन, आपको याद नहीं, इक्वेशन आपने नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली बात है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स कट गया। अब तुम इसको लिख दो, आधे पेज पे लिख दो, एक पेज पे लिख दो, नहीं मार्क्स मिल पाएंगे। समझ में आ रहा, तो ये हम देखने वाले हैं आगे के क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सा पूछा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तुमको क्या करना रहेगा, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाना रहेगा और एक मार्क्स रहेगा उसके फंक्शन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं दिया है। ठीक है, एक चीज याद रखना, दैट इज यहाँ पे ड्रॉ नहीं पूछा है। ठीक है, ड्रॉ नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, बस डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर और फंक्शन। एक मार्क्स आपको किसके लिए मिल रहा है, एक मार्क्स आपको स्ट्रक्चर के लिए मिल रहा है, एक मार्क्स किसके लिए मिल रहा है, फंक्शन के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसको अगर तुम डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर पाते हो, लेकिन क्या है 2 मार्क्स के लिए है, तो ऑब्वियसली बात है 2 मार्क्स में तुम डायग्राम बनाने नहीं बैठोगे, लेकिन बना पाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या रहेगा, द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विथ 4 चेंबर्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 4 चेंबर्स रहेंगे, ऊपर में 2 एट्रिया रहेंगे, नीचे 2 वेंट्रिकल रहेंगे, दैट इज 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। अब इसका काम क्या है, इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रहा है, ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ब्लड जब पंप करता है तो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का सप्लाई पूरे बॉडी में मेंटेन होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम डायग्राम बना सकते हो, बट 2 मार्क के क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्किंग स्कीम पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। देखो इसमें पूछा ना, इसमें लेबल डायग्राम बनाने के लिए पूछा है, इसमें स्पेसिफिकली पूछा है कि लेबल डायग्राम के साथ में हमको बना के एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है रहेगा, यहाँ पे तुमको लेबल डायग्राम इसका बनाना रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है,
व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमाटा, तो ऑब्वियसली बात है तुम लिखोगे रोल ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स, टाइनी ओपनिंग्स लीव ऑन लीव्स फॉर गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब डायग्राम बनाने के लिए करना रहेगा। अब डायग्राम क्या होता है स्टोमाटा, पहले एक लीफ देखो। ठीक है, स्टोमाटा बता देता हूँ होता क्या है। नॉर्मल एक लीफ है, नॉर्मल लीफ के जब नीचे उसके बेस वाले में ये डोर्सल सरफेस है, इसके नीचे क्या होता है वेंट्रल सरफेस। जब वेंट्रल सरफेस देखोगे तो वेंट्रल सरफेस में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसा कुछ डायग्राम बनाना रहेगा आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्टोमाटल ओपनिंग। समझ में आ रहा है? ये जो है वो क्या है, वो गार्ड सेल्स है, और इसके आजू बाजू इसके क्या रहेंगे, नॉर्मल सरफेस है। समझ में आ रहा है? ये गार्ड सेल्स में यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट भरे हुए हैं। समझ में आया? क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्या है, क्लोरोफिल भरा हुआ है। ये एक स्टोमाटा का रफ सा डायग्राम है। ऐसा ही रफ सा डायग्राम आपको क्या रहेगा, बनाना रहेगा। रफ सा भी नहीं, नीट लेबल डायग्राम बनाना रहेगा, क्योंकि एक मार्क्स क्या कैरी करेगा, ये डायग्राम कैरी करेगा। डायग्राम के साथ में आपको लेबल भी करना रहेगा। दैट इज ये क्या है, ये है स्टोमाटल ओपनिंग, ये है गार्ड सेल। समझ में आ रहा है? और ये नॉर्मल लीफ सरफेस है। यहाँ पे इसको क्लोरोप्लास्ट को आपको लेबल करना पड़ेगा। जब ये चार चीजें तुम लेबल करोगे, या फिर चार चीजें नहीं भी लेबल कर पाए तो दो चीजें, दैट इज स्टोमाटल ओपनिंग एंड दैट गार्ड सेल, जब ये तुम दो लेबल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मार्क्स डायग्राम के लिए मिलेगा और एक मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, स्टोमाटा क्या है, डॉर्सल सरफेस नहीं, वेंट्रल सरफेस। मैं मान लूं अगर ये मेरा हाथ पत्ता है तो इसके नीचे क्या रहेगा, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स रहेंगे। ठीक है, ये पोर्स आपको क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये पोर्स ऑब्वियस सी बात है आपको दिखाई नहीं देते, ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। लेकिन ये पोर्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइन, एक्सएब्सिक एसिड एंड इथाइलिन। बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये चारों हार्मोन्स का क्या करना है, आपको फंक्शन एक्सप्लेन करना है। ये पर हार्मोन कितना मार्क्स कैरी कर रहा है, 0.5 मार्क्स। ठीक है, तो हर हार्मोन आपको कितना मार्क्स कैरी कर रहा है, 0.5 मार्क्स। आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, 2.5 मार्क्स टोटल मिल रहा है। और हर हार्मोन का फंक्शन आपको कितना मार्क्स दे रहा है, 0.5 मार्क्स। तो क्या रहेगा, लिखना रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले हैं बेटा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में उठ के आएंगे। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑक्सिन्स प्रमोट सेल इलोंगेशन। ठीक है, नॉर्मल एक सेल है तो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, इलोंगेट करेगा। तो सेल इलोंगेशन कौन सा प्रमोट करता है, ऑक्सिन। ठीक है, उसके बाद आते हैं गिब्रेलिन्स, उसमें आ रहा है स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन। ठीक है, नॉर्मल एक पेड़ का जो तना रहता है वो भी तो इलोंगेट करेगा। नॉर्मल एक पेड़ अगर मैंने इसको बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पत्ते आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है ये शूट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ग्रोथ कराएगा वो कौन कराएगा, ऑक्सिन कराएगा। ठीक है, लेकिन जब ये स्टेम के लेवल पे जब ग्रोथ कराना रहेगा तो ये कौन कराएगा, गिब्रेलिन्स कराएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइटोकाइन। साइटोकाइंस कराते क्या है, प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से होगा क्या, ऑब्वियसली बात है ये तो पतला सा है ना, जब ये बड़ा होगा तो इसका थिकनेस भी इंक्रीज होना रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सेल्स को इंक्रीज करना रहेगा। ये सेल्स इंक्रीज कैसे होंगे, साइटोकाइंस की वजह से। साइटोकाइंस क्या करेंगे, सेल का डिवीजन करेंगे, और ये प्लांट्स क्या होंगे, इनका एक्सेस सेल आएगा और इनमें क्या होगा, ग्रोथ देखने मिलेगा, लेटरल ग्रोथ मिलना है। उसके बाद है एब्सेसिक एसिड, क्या करता है, इंड्यूसेस डोरमेंसी एंड क्लोजेस स्टोमाटा। अब ये डोरमेंसी क्या होता है, किसी को कुछ पता है? नॉर्मल चने के देखे हैं ना, नॉर्मल चने को क्या करो तुम, अगर भिगो दो तो क्या होता है, वो उग जाता है। लेकिन उससे पहले तो वो उगता नहीं है। तो वो कौन से स्टेज में रहता है, जो वो स्टेज में रहता है जहाँ पे वो कुछ भी एक्टिविटी शो नहीं करता उसके अंदर, उसको बोलते हैं डोरमेंट स्टेज। समझ में आया? वेजिटेटिव स्टेट होता है जहाँ पे वो एक भी सेल में किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी देखने नहीं मिलता, उसको बोलते हैं डोरमेंट स्टेज। ठीक है, फिर मैंने जो पढ़ा था, उस डोरमेंसी को इनिशिएट करने का काम कौन करता है, एब्सेसिक एसिड कराता है। उसके बाद क्या करता है, क्लोजेस स्टोमाटा। मैंने बताया ना स्टोमाटा, अभी पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में, वो स्टोमाटा क्या करता है, वाटर का एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर का ट्रांसपिरेशन भी कराते हैं। अगर बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हो गया तो उससे तो प्लांट को डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाटर का लॉस ना हो इसके लिए क्या करता है, एब्सेसिक एसिड क्या करता है, स्टोमाटा को क्लोज करा देता है। और फिर लास्ट में कौन सा है, इथाइलिन, प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, फलों के पकने के लिए एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है, वो है इथाइलिन। समझ में आ रहा है?
आम आपके क्या रहते हैं, कच्चे कच्चे पेड़ पे रहते हैं, फिर अचानक से पक जाते हैं 1-2 दिन में। ठीक है, तुम केले का देख लो। ठीक है, ये सब कैसे हो रहा है? ये इथाइलिन, ये क्या होता है, मेनली गैसियस फॉर्म में रहता है और प्लांट इसको रिलीज करता है, जिसके वजह से क्या होता है, फ्रूट का राइपनिंग होता है। ये चारों के चारों, जब ये पांच चारों के चारों को आप जब लिखोगे तब आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन विद एग्जांपल। समझ में आ रहा है? तो ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करना रहेगा, एरोबिक एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन को बताना रहेगा। मेनली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये 2-2 मार्क्स में हमने बता दिए। कई कई बार ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क में और 5 मार्क में आपको क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो उसको आपको उसके हिसाब से लिखना भी आना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, मेन आपको मार्किंग स्कीम का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे जो जो चीजें डिफरेंशिएट बिटवीन, तो पहला नंबर क्या करना है, आपको टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल में यहाँ पे लिखना है एरोबिक, यहाँ पे लिखना है एनएरोबिक। समझ रहा है? उसको पॉइंट वाइज क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें मार्क्स नहीं मिलते। समझ रहा है? ये जो मैंने अभी दिखाया है, इसको क्या है, मेन डेफिनेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन का, क्या है, अकर्स विद द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो अकर्स विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, उसको बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक हो रहा है ह्यूमंस में और एनएरोबिक हो रहा है यीस्ट में। यीस्ट देखा है, खमीर, नॉर्मल इडली में हम डालते हैं या फिर खमण में डालते हैं या फिर और भी कोई चीज में बैटर में डालते हैं, पाव होता है उसमें डालते हैं। उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, यीस्ट का रिएक्शन होता है वो, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। समझ में आ रहा है? तो वो होता है एनोरोबिक रिएक्शन। समझ आ रहा है? तो इसको डिफरेंशिएट बिटवीन लिखा है, ये 100% क्या होता है, 3 मार्क में या 5 मार्क में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको इस तरीके से टेबल बनाना है और पॉइंट वाइज जब आप लिखोगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको शायद फुल मार्क्स ना मिले, अगर ये 3 मार्क में पूछा जाए और तुम ऐसे बना दो तो शायद एग्जामिनर आपको 1 दे या फिर 2 मार्क्स दे दे। ठीक है, 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, ये बनाना रहेगा। ठीक है, इसीलिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं, कौन से आ सकते हैं और उनको लिखना कैसा, उनका मार्किंग स्कीम क्या है, मेन आपको वो बताने की कोशिश किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि ब्लड वेसल्स के बारे में बताओ, कौन से 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, उनका फंक्शन एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले आपको क्या रखना रहेगा, 3 ब्लड वेसल्स के नाम लिखने रहेंगे। ठीक है, 3 ब्लड वेसल्स के जब नाम लिखोगे तब उसमें क्या है, आपको 1 मार्क्स मिलेगा और उनके फंक्शन के लिए क्या मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 3 ब्लड वेसल्स कौन से हैं, 3 ब्लड वेसल्स कौन से हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। समझा रहा है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये 3 टाइप के ब्लड वेसल्स है। बता दूं आर्टरीज होता क्या है। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, एक हार्ट है, यहाँ पे मैंने एक रफ सा डायग्राम बना दूं हार्ट का। ठीक है, ऑब्वियस बात है, हार्ट ऐसा दिखता नहीं है लेकिन बना दूं, दैट इज हार्ट ऐसा होता है। ठीक है, तो जो हार्ट में से अवे, ठीक है, जो लेके जाएंगी, ठीक है, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, आर्टरीज बोल देते हैं। और ये आर्टरीज क्या होते हैं, इनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड भरा होता है। ठीक है, इनके जो ब्लड होता है, इसके ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन भरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या आ रही है, वेन्स। ठीक है, वेन्स क्या करती हैं, पूरे बॉडी से ब्लड को लेके आती हैं हार्ट के पास। ठीक है, पूरे बॉडी से ब्लड को लेके आती हैं हार्ट के पास। ऑब्वियसली बात है, जब बॉडी से आ रहा है हार्ट के पास तो इस ब्लड में क्या भरा रहेगा, इस वेन्स वाले जो ब्लड होता है उनमें भरा होता है CO2, ताकि हार्ट इसको निकाल दे, लंग्स के पास भेज के निकाल दे। समझ में आ रहा है? तो आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, और उनके साथ साथ आपको क्या लिखना है कि इसमें भरा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या करते हैं, कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, फैसिलिटेट एक्सचेंज। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक आर्टरी है, एक वेन है। ठीक है, इसका ब्लड इसमें कैसे चला गया भाई, ठीक है, इसका ब्लड इसमें कैसे चला गया, ब्लड तो वही है, उसको क्या है, बीच में कहीं से कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं छोटे छोटे कैपिलरीज। ठीक है, आपको ब्लड ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं
और वो कैपिलरीज क्या होते हैं, आर्टरीज और वेन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उनसे एक्सचेंज भी होता है, गैसेस का एक्सचेंज भी होता है और एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तुम अपने कैपिलरीज को देख भी सकते हो, अगर तुम मिरर के पास जाओ तो क्या होता है, ये जो आईलिड है, ये आईलिड पे क्या करे, तुम्हें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स दिखेंगे, वही होते हैं कैपिलरीज। वो ना आर्टरीज होते हैं ना वेन्स होता है, समझा रहा है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कैपिलरीज तुम्हारे, ठीक है। तो जब तुम ये 3 ब्लड वेसल्स के नाम लिखोगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, और जब इनके फंक्शन लिखोगे तब 1 मार्क्स मिलेगा, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट एंड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ही डिराइव, ठीक है। तो क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, मेंडल्स लॉ, ठीक है, कौन से वाले चैप्टर में से, इनहेरिटेंस, ठीक है, वो चैप्टर है ना जेनेटिक एंड इनहेरिटेंस वाला, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में, उसमें से ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसमें से क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सप्लेन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने किया क्या था, उसने क्या किया, मटर के दाने लिए थे और उनको अलग अलग तरीके से उगाया था, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में से उसने कुछ कंक्लूजन निकाला था, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, दैट इज मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट and discovered the law of segregation, stating that each trait is controlled by 2 factors that segregate during gamete formation, ठीक है। तो ये आंसर क्या करना है, आपको लिख लेना है, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूँ, आप क्या करना, बुक में लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, मेंडल्स कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, समझ में आ रहा है, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो क्या था, हाइब्रिडाइजेशन था, और डिस्कवर्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन का लॉ बताया था कि लाल मटर अलग थे, पीले मटर अलग थे, ठीक है, ग्रीन अलग थे, फिर रिंकल्ड वाले अलग थे, ठीक है। स्टेटिंग द ट्रेड्स कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स, समझ में आ रहा है, जो ये जो कंट्रोल फैक्टर्स थे, ये क्या थे, 2 अलग अलग चीजों से कंट्रोल्ड किए जा रहे थे, समझ में आ रहा है, एक्स जीन और वाई एलील, याद आ रहा है। ये पुनेट स्क्वायर बनाना होता है, पुनेट स्क्वायर बन के इसके क्या करना होता है, निकालना होता है, यहाँ पे एक्स एक्स, फिर क्या हुआ, एक्स वाई, समझ में आ रहा है, ऐसे पुनेट स्क्वायर बना के ये निकालना होता है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, ठीक है। तो एक चीज लिखोगे, इनमें क्या आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी इन्होंने दिया था, अलग अलग लॉ दिए थे, लेकिन कई सीबीएसई ने क्या किया है, तुम्हारे जो नई बैचेस हैं उनमें से ये वाला कंटेंट ज़्यादा हटा दिया, लेकिन प्रीवियस बैचेस में पूछा गया क्वेश्चन से, और सीबीएसई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पुराने बच्चे इनको अच्छा से एक्सप्लेन करते थे, कई बार ये 5 मार्कर में आते थे और एक एक पेज बच्चे लिख के आते थे, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या लिखना रहेगा, आपको सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट का नाम बताना रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, बताना रहेगा, क्या एक्सपेरिमेंट कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और लॉ कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये चीज जब तुम बताओगे तो अब आपको क्या कहना है, मार्क्स पूरे ग्रांट किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब डीएनए कॉपी नहीं होगा तो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कैसे होगा, समझ में आ रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन, तुम्हारा एक सेल है, एक सेल से 2 सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मसल बिल्डिंग करना है, तुम्हें सेल्स बनाने हैं, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा अगर उंगली कट गया, ठीक है, मान लेते हैं, कटा नहीं है लेकिन मान लेते हैं, उंगली कट गया या फिर वहाँ पे स्क्रैच आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे वो जगह पे हील होगा, वहाँ पे नए नए सेल्स आएंगे, लेकिन नए नए सेल्स के पास भी पुराना इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डीएनए का तो कंटेंट रहना चाहिए ना। वो डीएनए कहाँ से आएगा, एक सेल अपना डीएनए दे देगा क्या, कि ले भाई मेरा डीएनए तू रख ले, मेरे को जरूरत नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक सेल क्या करेगा, अपना डीएनए को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, समझ में आ रहा है, डीएनए का कंटेंट को डबल करेगा, एक डीएनए है तो मैं उसको 2 डीएनए बनाऊंगा और फिर एक डीएनए मैं दूसरे सेल को दे दूंगा, ठीक है, डुप्लीकेशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, द डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इट सेल्फ इंश्योरिंग जेनेटिक मटेरियल इज पास टू द डॉटर सेल, समझ में आ रहा है। जो दूसरा कोई सेल को अगर जो डीएनए चाहिए तो उसको क्या करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, कॉपी इट सेल्फ, डुप्लीकेट करूंगा, एक ये डीएनए है, मैं उसको क्या करेंगे, डबल कर दूंगा, और फिर मैं दूसरा डीएनए क्या कर दूंगा, उस डॉटर सेल को या फिर दूसरे सेल को दे दूंगा, समझ में आ रहा है। ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जेनेटिक, पासिंग द जेनेटिक मटेरियल टू डॉटर सेल, तो 2 मार्क्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं,
देखो 1 मार्क्स मिल रहा है एक्सप्लेनेशन के लिए कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए डुप्लीकेशन या फिर कॉपी इटसेल्फ, ठीक है। और उसके बाद 1 मार्क्स मिल रहा है इंपॉर्टेंस के लिए, दैट इज जेनेटिक मटेरियल पास होने के लिए। कहाँ कहाँ पास होता है? ऑब्वियस सी बात है, तुम अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, तुम अपने पापा जैसे दिखते हो, तुम अपनी मम्मी जैसे दिखते हो। कैसे दिख रहे हो भाई? कैसे दिख रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, उनसे कुछ ना कुछ उनका जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे अंदर आया है और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है तुम्हारी बॉडी में। तुम्हारे आंख तुम्हारे पापा जैसे हैं, नाक तुम्हारी मम्मी जैसी है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल कॉपी हुआ है तुम्हारे पेरेंट्स से, फिर तुम में आया है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, दैट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन विद अ लेबल्ड डायग्राम। देखो यहाँ पे डायग्राम पूछा ना, तो यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन विथ लेबल डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्क्राइब करना है, कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, बस डायग्राम बना के नहीं छोड़ दोगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्या करोगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुम लिखोगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिखने के बाद क्या होगा, जब तुम वो क्वेश्चन लिख लोगे तब तुमको क्या करना रहेगा, डायग्राम बनाना रहेगा। तो क्या लिखोगे, अ न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, ये वो ट्रांसमिट इम्पल्स, ठीक है। मेन क्या है, न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन क्या है, लाखों करोड़ों न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन क्या है, लाखों करोड़ों न्यूरॉन से मिलके बना है। उस एक न्यूरॉन को क्या करना है, तुमको बनाना है। तो कैसे बनाओगे, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है ये तो देखो, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आई उसकी सेल बॉडी, एक्सॉन, ठीक है। यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब, और यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग डेंड्राइट्स आएंगे। इसके ऊपर आते हैं माइलिन शीट, ठीक है। यहाँ पे आया न्यूक्लियस, ये और डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक रफ सा डायग्राम है न्यूरॉन का, समझ में आ रहा है? ये क्या है, एक रफ सा डायग्राम है न्यूरॉन का। इसमें आपको क्या करना रहेगा, लेबल करना रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सेल बॉडी, ठीक है। ये जो तुम्हें धागे जैसे दिख रहे हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये हिस्सा जो है ये है एक्सॉन, ठीक है। इनको बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट के बीच में ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे गैप्स, उनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनबियर, ठीक है। और इनका क्या होता है, एक प्रॉपर इंपल्स होता है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके आते हैं और यहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन्स क्या हो, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं पूरी बॉडी में, और इन ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन का इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। तो ये काम होता है, जब तुम इनका डायग्राम बनाओगे तो क्या मिलेगा, तुमको 1 मार्क्स मिलेगा, और जब तुम इनको स्ट्रक्चर को प्रॉपर लेबल कर दोगे तब तुमको 1 मार्क मिलेगा। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क में पूछा जाता है, मुझे याद है मेरे बोर्ड में ये 5 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। जब मैं बोर्ड दे रहा था ना 10th का, तब ये 5 मार्क में पूछा गया था, और मैंने पूरा 1 पेज लिखा था डायग्राम के साथ में, समझ में आ रहा है? तो यही कुछ क्वेश्चन है जो टॉप 10 तुम्हारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है, आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ट्रेंड्स को एनालाइज करके क्वेश्चंस बनाए गए क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस तो तुमको करके ही जाने हैं, समझ में आ रहा है? ये टॉप 10 क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं, ताकि आप क्या कर सको, बोर्ड में बायोलॉजी में, साइंस के बायोलॉजी वाले पोर्शन में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको, ओके। चलो, थैंक यू, अगली बार मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, चलो बाय।